नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अयोध्या राम मंदिर के बाद बद्रीनाथ मंदिर में दान को लेकर हुए एक कथित घोटाला मामला इन दिनों सुर्खियों में है। मामले में बीकेटीसी के अध्यक्ष के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि बद्रीनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के दान चढ़ावे में हेराफेरी की गई है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या के बाद अब देश के एक और बड़े आस्था के केंद्र यानी बद्रीनाथ मंदिर में दान को लेकर हुए एक कथित घोटाले ने पूरे देश को चौंका दिया है। इस मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि बद्रीनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के दान चढ़ावे में हेराफेरी की गई है। जब मंदिर समिति को इस गड़बड़ी की भनक लगी तो तुरंत जांच बैठाई गई। जांच में उंगलियां उठी मंदिर समिति के अध्यक्ष के पर्सनल सेक्रेटरी प्रमोद नौटियाल पर। समिति की लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने प्रमोद नौटियाल पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। भक्तों की गाढ़ी कमाई और उनकी आस्था के पैसे में इस तरह की सेंधमारी से न सिर्फ प्रशासन बल्कि आम श्रद्धालु भी बेहद गुस्से में हैं। शुरुआती जांच में कथित तौर पर ऐसे सबूत मिले जिनसे पता चलता है कि प्रमोद नौटियाल ने बिना इजाजत सुबह 9 बजे से 9:30 बजे के बीच मंदिर का फंड निकाला था। जांच में हुए खुलासों के बाद समिति ने 7 जुलाई को नौटियाल को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। श्री बद्रीनाथ धाम में दान चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में उत्तराखंड सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को हरिद्वार में स्पष्ट कहा कि मामले में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट हो जाइए। जो भी देखिए, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। कठोर कार्रवाई होगी, कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई प्रारंभ कर दी, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीज़ों को करे। जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। उसमें अभी चूंकि जो बातें आई हैं उस बातों के लिए जो है चूंकि सभी चीज़ों का प्रावधान किया है, जो जांच समिति है वो इस पर भी अपनी रिपोर्ट देगी किस प्रकार से जो है इनको ठीक प्रकार से व्यवस्थित। देखिए, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में 3 तारीख को इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर जो गणना कक्ष है उस गणना कक्ष में एक कर्मचारी द्वारा जो है कहीं न कहीं कुछ हेरा फेरी की कुछ शिकायत की थी, जो आरोप लगे थे। जैसे ही मंदिर समिति के संज्ञान में ये विषय आया था, हमने तत्काल जो है कि हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया कि आप तत्काल जितने भी गणना कक्ष में जो कर्मचारी हैं उनको तत्काल जो है स्पष्टीकरण उनका लीजिए और जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो सारे उनको जो है कि सुरक्षित कर दिया जाए, सभी डीवीआर एनवीआर को। और इस पर एक जांच कमेटी भी हमने शाम तक, जो विभागीय जांच होती है जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों को 4 सदस्यीय कमेटी को इसमें लेकर एक टीम गठित कर दी गई। एक तरफ जहां अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर सियासी माहौल पहले से ही गरमाया हुआ है, वहीं अब बद्रीनाथ धाम के इस दान चोरी प्रकरण ने आग में घी डालने का काम किया है। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी के नए मामले से विपक्ष पूरी तरह बिफरा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है और जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की है। ये सब लिपापोती है। सरकार वास्तविक में जो जांच होनी चाहिए वो कर नहीं रही है। मैंने पहले ही दिन इस बात को कहा था कि करोड़ों करोड़ लोगों के आस्था के स्थान पर इस घटना से विपरीत हमारे आस्था पर प्रभाव पड़ा है और ऐसे में आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है कि इसकी सर्वदलीय कमेटी बनाकर जांच होनी चाहिए, जिसको विपक्ष का कोई नेता हेड करे। जितने लोग इस जांच में शामिल हों वो सब भगवान बद्रीनाथ की सौगंध खाकर कहें कि हम पार्टीगत भावना से ऊपर उठकर इस जांच को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। Now what we hear is after this when this Ayodhya scam is going on, Badrinath scam is also coming up. Now one SIT is constituted that. Now is it the case that everywhere, whether it is Ayodhya scam, whether it is Badrinath scam, one SIT will be constituted, SIT will be decided by the government concerned and the SIT will give the report however the government wants and those who are involved will be left free.
विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है, तो वहीं सरकार ने मुकदमा दर्ज कराकर ये साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार पर उनकी नो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। बीजेपी नेताओं ने सीएम धामी के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, कहीं भी कोई घटना होगी, कानून का राज है, कानून के दायरे में कोई भी कुछ करेगा तो जांच होगी, जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना सामने आने के बाद संतों और तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा फूट पड़ा है। जाहिर है कि बद्रीनाथ धाम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सर्वोच्च केंद्र है। संतों का कहना है कि इस मामले की जांच केवल एक अधिकारी तक सीमित ना रहे, बल्कि इसके पीछे छिपे हर बड़े चेहरे को बेनकाब किया जाए। देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि यहाँ घोटाला तो पिछले कई सालों से चल रहा है। वहीं दूसरी ओर अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक जैन आचार्य लोकेश मुनि महाराज ने इस मामले पर निंदा की है। बद्रीनाथ भगवान भद्र विशाल, बताइए, सबसे पहले भगवान, सत्युग के भगवान, इस पृथ्वी के मालिक, अगर उसके मंदिर में चोरी होती है, दान की चोरी का मतलब बड़ा साफ है, जो जनता जाती है दर्शन के लिए, उनकी भावनाओं की चोरी। और जब जो भावनाओं की चोरी जहां होती हो, निश्चित रूप से वहां लोगों की आस्था में कोई कमी तो आती है। परंतु मैं समझता हूं ये चोर आज पकड़े गए। अरे चोरी तो पता नहीं कब से हो रही है यहाँ। कि मैं फिर से कह रहा हूं, जहां बड़े संस्थान होते हैं ऐसी घटना हो सकती है, लेकिन ऐसी घटनाएं चल नहीं सकती। हमारे देश में कानून है, संविधान है, व्यवस्थाएं हैं, और मैं तो बल्कि वहां के लिए नहीं, जिस किसी श्रद्धा आस्था के स्थान पर ऐसा प्रकरण आता है उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और उसके लिए पुख्ता बंदोबस्त करना चाहिए। और कहीं ऐसी घटना हो गई है तो उसका भी माल पानी की रिकवरी होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दरअसल बद्रीनाथ केदारनाथ समिति बद्रीनाथ मंदिर के साथ साथ उत्तराखंड के दूसरे 47 मंदिरों का प्रबंधन भी करती है। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले बद्रीनाथ केदारनाथ समिति पर दर्शन कराने के नाम पर पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था। बहरहाल मामले की सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे में चोरी से पहले ही करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। वहीं अब बद्रीनाथ मंदिर में चोरी की खबर ने सभी को हैरानी में डाल दिया है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर अयोध्या के स्थानीय व्यापारियों पर भी दिखने लगा है। मंदिर के आसपास प्रसाद, फूलमाला और पूजा सामग्री बेचने वाले दुकानदारों का दावा है कि चोरी का मामला सामने आने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, जिससे उनके कारोबार पर बड़ा असर पड़ा है। वहीं इस मामले में एसआईटी लगातार जाँच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ जांच का विषय नहीं रह गया, बल्कि इसका सीधा असर मंदिर के आसपास के कारोबार पर भी साफ दिखाई देने लगा है। रामनगरी अयोध्या, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ती थी, लेकिन अब मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद यहां के बाजारों की रौनक फीकी पड़ने लगी है। मंदिर के बाहर प्रसाद, फूलमाला और धार्मिक सामान बेचने वाले दुकानदार कह रहे हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या पहले जैसी अब नहीं रही और इसका सीधा असर उनकी रोजी रोटी पर पड़ रहा है। हनुमानगढ़ी के दुकानदार दीपक कुमार चौरसिया बताते हैं कि जहां पहले उनकी दुकान पर हजारों श्रद्धालु प्रसाद खरीदने आते थे, अब गिने चुने लोग ही पहुंच रहे हैं। इससे व्यापार में काफी असर पड़ा हुआ है। 5 से 6 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या हनुमानगढ़ी रामलला सरकार का दर्शन करते थे और इससे मतलब लोगों की जो उनकी भावना थी, उससे वो भावना भी आहत हुई है और श्रद्धालुओं की संख्या समय में काफ़ी गिरावट आ गई है। 50,000 1 लाख पब्लिक डेली आते हैं और इससे मतलब यहाँ के व्यापार और पूंजीपति छोटे उद्यम के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो चंपत राय जी का जो इस्तीफा हुआ वो तो फिलहाल दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। जहाँ तक अनिल कुमार मिश्रा जी का सवाल है, वो ट्रस्ट से काफ़ी लिप्त थे और ट्रस्ट के सदस्य वो बन गए थे, लेकिन ऐसा मतलब उन्होंने गंभीर काम किया है जिससे मतलब चंदा चोरी का प्रकरण सामने आ गया है। उधर एक और दुकानदार का दावा है कि बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई है और फिलहाल ज्यादातर स्थानीय लोग ही दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। व्यापार पे बहुत असर पड़ा है, लोगों का आना जाना कम हो गया है, बाहर से लोग आना कम हो गए हैं
जो दूर दूर से लोग आते थे अदर स्टेट से, वो कम आते हैं। अब जो भी पब्लिक है, तो लोकल भीड़ रह गई है 150 किलोमीटर के दायरे वाले। अच्छी बात है, स्वीकार कर लिया गया और होना भी चाहिए इन लोगों का इस्तीफा। और जो हम भी आशा करते हैं और संपूर्ण यात्री भी आशा करते हैं कि जो नई टीम गठित होगी वो अच्छे से अपना कार्यधाम निर्वहन करेगी। इतना ही नहीं, एक दुकानदार ने बताया कि चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। व्यापार पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, लेकिन अब उसमें क्या किया जा सकता है। प्रभाव तो बहुत बड़ा पड़ गया। लोग सोच रहे हैं कि अयोध्या जाएं तो जैसे वहाँ चोरी हुई और तमाम बातें लोगों के मन में हो रही है। ऐसा ना हो कि हमारे साथ गेस्ट हाउस में हो, या तमाम जैसी बातें आती हैं लोगों के मन में। अब उन्होंने स्वयं से दे दिया इस्तीफा, और जो है नहीं इसका गंभीरता से निवारण कर पाए, या चंपत राय जी या अनिल मिश्रा जी, ठीक है स्वयं से दे दी, अच्छा ही रहा, सम्मानजनक काम हुआ। कि नहीं संभाल पाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। उधर इस मामले में एसआईटी लगातार जांच का दायरा बढ़ा रही है। बुधवार को 3 आरोपी लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे को 40 घंटे की पुलिस रिमांड पर लाया गया। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपियों से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पुरानी कथित फर्जी रसीद बुक भी बरामद हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन चढ़ावा चोरी अब अयोध्या के उन छोटे व्यापारियों को प्रभावित करने लगा है जिनकी आजीविका श्रद्धालुओं की आवाजाही पर टिकी हुई है। इधर यूपी की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। इधर आगरा में बारिश ने भारी तबाही मचाई, जहां पर मंटोला क्षेत्र के सुभाष बाजार में एक कपड़े की दुकान अचानक धंस गई, जिसमें कई लोग दब गए। देखिए रिपोर्ट। यूपी के आगरा में भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया है। आगरा के थाना मंटोला क्षेत्र के सुभाष बाजार में बुधवार को एक कपड़े की दुकान अचानक धंस गई। हादसे के वक्त दुकान पर कई लोग मौजूद थे, जो दुकान के मलबे में दब गए। हालांकि घटना की सूचना पर पहुंची दमकल और पुलिस की टीम ने 5 लोगों को रेस्क्यू किया है। अच्छी बात यह है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है। घटना के वक्त मौके पर पहुंचे एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने क्या कुछ बताया, सुनिए। देखिए, इसमें अभी 4 लोगों को इसमें से रेस्क्यू किया गया है और वो सभी लोगों को फर्स्ट एड दे करके उनके घर वापस किया गया है। एक महिला है जिसकी बेटी का कहना है कि माँ भी हमारी यहाँ पे दबी है। हम लोग उसको भी ढूंढने का प्रयास करें। यहाँ पे पुलिस की, फायर की, नगर निगम की और SDRF की टीम है। SDRF को भी हम लोगों ने कॉल किया है और ये जो मिसिंग है इसको भी हम लोग ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल ताजा जानकारी के मुताबिक मलबे में फंसी महिला का भी रेस्क्यू कर दिया गया है। दुकान एक बड़े नाले के ऊपर बनी हुई थी। पिछले कुछ समय से हो रही लगातार बारिश के कारण नाले का बहाव तेज था और जमीन नीचे से कमजोर हो चुकी थी, जिसके चलते पूरी दुकान अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मौके पर दमकल, नगर निगम और पुलिस की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है। इधर बारिश का कहर राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिला। रोहिणी सेक्टर 16 में एक बिल्डिंग भरभराकर गिर गई और इस घटना में कई लोग दब गए। और इस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के रोहिणी से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल रोहिणी सेक्टर 16 में एक बिल्डिंग गिर गई है। जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग पुरानी थी और बारिश के चलते हादसा हुआ। बिल्डिंग के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं और रेस्क्यू कर रही हैं। घटना की जानकारी स्थानीय ने दी कि हादसा कब हुआ और कैसे हुआ। कि ये बिल्डिंग बिल्कुल न्यू रेनोवेट हो रही थी। देखिए मतलब अनहोनी एक होनी थी, उसकी वजह से चार फ्लोर इसके बन गए थे। चारों फ्लोर बनने के बाद ये डैमेज हो गई। आज ये देखा जा रहा है कि डैमेज हो गई। हाँ, ऐसे आशंका है कि 4 से 5 लोग फंसे हुए हैं और हमें भी पता है कि एक जो उनके हमारे फ्रेंड हैं उन्हीं की बिल्डिंग थी, वो गिरे, मतलब वो नीचे दबे हुए हैं। उनके फादर जो है वो मिल नहीं रहे। ये 4 मंजिला बिल्डिंग थी और नई रेनोवेट हो रही थी, तो अनफॉर्चुनेटली फाइनल टच पे थी। तो आज देख के बड़ा बुरा लगा कि ये अभी कोई रहता नहीं था, अभी लेबर काम कर रही थी और लेबर भी हो सकता है 3-4 लेबर दबी है। हादसा रोहिणी सेक्टर 16 में MCD स्कूल के पास हुआ है, जहां अचानक एक 5 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए
4 रेस्क्यू टीमों को मौके पर रवाना किया। बचाव कर्मी मलबा हटाकर लोगों की तलाश में जुटे हैं। एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों को भी सुरक्षित कराया गया है ताकि राहत कार्य में कोई बाधा न आए। फिलहाल ये बात साफ नहीं हो सकी है कि मकान गिरने की वजह क्या थी और मलबे में कितने लोग फंसे हुए हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश को हादसे की संभावित वजहों में माना जा रहा है। प्रशासन ने कहा है कि राहत और बचाव अभियान जारी है। इधर महाराष्ट्र में बारिश का आलम लगातार जारी है। बारिश के कहर से नासिक में बाढ़ जैसे हालात नजर आए। यहां गोदावरी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे पुणे में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं पर पालघर में हो रही लगातार बारिश का सबसे अधिक असर गांवों में देखने को मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। नासिक, पालघर से लेकर पुणे तक आफत का सैलाब नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। भारी बारिश अब लोगों की आफत बढ़ा रही है। अब आपको महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं। नासिक में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं गोदावरी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। रामकुंड क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। कई मंदिर डूब गए हैं। हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। नदी किनारे के घाट और निचले इलाकों में पानी भरने से प्रशासन अलर्ट पर है। पुलिस, महानगर पालिका और जिला प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। आम लोगों से गोदावरी नदी, रामकुंड और घाट क्षेत्रों में नहीं जाने की अपील की है। आपदा प्रबंधन की टीमें सतर्क हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन ने लोगों से ज्यादा जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलने और निर्देशों का पालन करने की अपील की है। नासिक में भारी बारिश का असर पूरे शहर में देखने को मिल रहा है। जहां गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा है, वहीं शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। किसानों की मेहनत पर भी पानी फिर गया है। खेत पानी पानी हो गए हैं। वहीं टकली रोड पर भारी जलभराव होने से यातायात प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर पानी से भरी सड़कों पर गाड़ियां फंस रही हैं और लोगों की परेशानी बढ़ रही है। वैसे तो हर साल मॉनसून में नासिक से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन इस साल भारी बारिश ने हालत और ज्यादा बिगाड़ दी है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से जलभराव वाले रास्तों पर सावधानी बरतने की अपील की है। नासिक के बाद अब आपको पुणे की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भी बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते खड़कवासला बांध से 27,203 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके बाद शहर से गुजरने वाली नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे नदी किनारे के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। वहीं एकता नगरी की एक सोसाइटी समेत कुछ घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है। बारिश का पानी लगातार लोगों की मुश्किलों में इजाफा कर रहा है। वहीं महापौर ने नदी किनारे के संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा किया है और प्रभावित नागरिकों को हर संभव मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। महाराष्ट्र में शहर शहर मानो आसमान से आफत बरस रही है। पालघर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का सबसे अधिक असर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। वेती गांव के कातकरी पाड़ा को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला पुल तेज पानी के बहाव में बह गया है। इससे आदिम समाज के 200 से अधिक लोगों की बस्ती का संपर्क मुख्य बाजार से टूट गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल सड़क का निर्माण किया गया था। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल लोहे का स्थायी पुल बनाने की मांग की है। कुल मिलाकर कहें तो इस साल मॉनसून लोगों के लिए राहत कम और आफत ज्यादा लेकर आया है। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी प्रभास मंडल को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान आरोपी ने एक पुलिसकर्मी की बंदूक छीनकर फायरिंग की और भागने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और इस घटना पर टीएमसी ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी ने इसे कानून के मुताबिक कार्रवाई बताया है। देखिए रिपोर्ट।
क्या बंगाल में भी अपराधियों के खिलाफ वही एक्शन शुरू हो गया है जो उत्तर प्रदेश की पहचान है? जवाब है हां। अब पश्चिम बंगाल की शिवेंदु सरकार ने भी यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर अपराधियों का सीधा हिसाब करना शुरू कर दिया है। बराईपुर रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी प्रभास मंडल को बुधवार तड़के पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। पुलिस के मुताबिक मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को आरोपी प्रभास मंडल को घटनास्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए पुलिस लाई थी। इसी दौरान आरोपी ने अचानक एक पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर पुलिस टीम पर एक राउंड गोली चला दी और मौके से भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से की गई फायरिंग के दौरान आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत बराईपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिस प्रभास मंडल का एनकाउंटर हुआ वो उसी जघन्य वारदात का मुख्य आरोपी था जिसने 4 जुलाई को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। एनकाउंटर के बाद बंगाल की सियासत भी गर्मा गई। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब बंगाल में भी उत्तर प्रदेश की तरह एनकाउंटर कल्चर शुरू हो गया है। पुलिस को जो बनाए हुए कहानी, यही कहानी पुलिस एनकाउंटर डेथ में बराबर होता है कि भागने का कोशिश कर रहे थे, हम पर गोली चलाया। ये सब असत्य है। सत्य ये है कि यहाँ का पुलिस एनकाउंटर के लिए शुरू किया, ये सब उत्तर प्रदेश में बराबर से होता था, ये पश्चिम बंगाल में हुआ। वहीं बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने पुलिस का बचाव किया और कहा कि जिसने पुलिस की बंदूक छीनकर गोली चलाई उसने खुद अपनी मौत को बुलावा दिया है। देखिए, कोई खुद मौत चाहेगा तो मौत तो उसके पास आएगा। प्रभास मंडल शस्त्र छिनताई नहीं करते, एक राउंड पुलिस के ऊपर गोली भी चलाए, वो गोली पुलिस का लग जाते तो क्या होता, और साथ साथ पुलिस ने गोली चलाई, मौत हो गई। तो उन्होंने तो खुद मृत्यु को निमंत्रण दिया। और दूसरा बात है, जो लोग बलात्कारी है, जो लोग समाज में ऐसा घृण्य अपराधी है, उन लोगों को चला जाना ही अच्छा है। वो जितना जल्दी चले जाए समाज उतना कलुष मुक्त होगा, स्वच्छ होगा। इसीलिए ऐसा संतरासवादी बलात्कारी लोगों को समाज में रहने का अधिकार ही नहीं है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इतना तो साफ है कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद अपराधियों के खिलाफ यूपी की तरह जीरो टॉलरेंस की नीति लागू हो चुकी है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।